आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरी बुक को लेकर प्यार दिया है, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बट हाँ, बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो बुक है वो अब हमें मिल नहीं रही है, हमने ऑर्डर किया है लेकिन परचेज नहीं हो रही है। तो देखिए, आपने ऑर्डर किया है, परचेज नहीं होगी, आप देखते होंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि आउट ऑफ स्टॉक। यस, सच में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। आप चाहें तो आप उसका PDF ले सकते हैं। जैसे कि बुक आपको 100 रुपये के अंदर, 99 रुपये के अंदर मिल रही थी, आप PDF 60 रुपये के अंदर उसका ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बुक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एज ए बिगनर एक फार्मासिस्ट हैं या मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, या आप एक नर्स हैं, या किसी भी मेडिकल फील्ड में आप हैं और आपको इंटरेस्ट है कि आप दवाइयों के बारे में जानने, उनके बीमारियों के बारे में जानें, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस बुक को परचेज आप करेंगे, आप ख़रीदने के बाद ना आपको लगेगा कि हाँ भाई, पैसा वसूल बुक है। मैं ये कहूँगी, ये पैसे वसूल बुक है। कहेंगे आप, मैम ऐसा नहीं हो सकता है, हमने बहुत सी बुक पढ़ी हैं, बहुत सी बुक पढ़ी होंगी, लेकिन एज ए बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। कुछ इसमें ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको इस बुक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो पहले भैया बुक दिखा देते हैं। तो बुक तो हमारी है ये चिकित्सा गाइड। अब आप लोग कह रहे होंगे, मैम ये बुक तो हमारे पास है। बहुत से स्टूडेंट मेरे कह रहे होंगे, मैम हमने ये बुक पढ़ ली है, एक नहीं हज़ारों मर्तबा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप लोगों ने हज़ारों मर्तबा पढ़ ली है। आप पढ़नी भी चाहिए, कोई भी बुक हो पढ़नी चाहिए। बट मैं आप लोगों को इस बुक में कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन हैं जिनको दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये बुक कोई ऐसी नहीं है, एवं किसी ने तो लिख नहीं दी है, काफ़ी 3-4 लोगों ने मिलकर ही इस बुक को लिखा है ना भाई। तो देखिए, अच्छा, बुक का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों को दिखाऊं, उससे पहले बता दूं, सॉरी बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, उन सारी आवाज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको सभी मेंशन लिखा है, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले आयुर्वेदिक उपचार। देखिए, मैंने इस चैप्टर को सिर्फ इसीलिए खोला है, आयुर्वेदिक उपचार, ये आप लोगों को मेंशन हो रहा होगा। इस बुक में एलोपैथिक भी है और आयुर्वेदिक भी है। एलोपैथिक तो आप लोगों ने हज़ारों मरतबा देख लिया होगा, बट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आयुर्वेदिक के बारे में। आयुर्वेद ऐसा ज्ञान है जो कि लोग बहुत ही पीछे हैं, लेकिन एक बार आपने अगर इसको पकड़ लिया ना, एक बार इसकी उंगली पकड़ के चलो आयुर्वेद की, मैं गारंटी देती हूँ कि आप छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। तो हम बढ़ते हैं सीधा आयुर्वेदिक पर। और तो आयुर्वेदिक हमारा है 173। चलो सीधा हम चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। इन सभी के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि बहुत से ऐसे मेरे पास स्टूडेंट भी कॉल करते हैं और बहुत से मैसेज करते हैं कि हम बुक परचेज नहीं कर पाते हैं, इतनी महंगी महंगी बुक हैं, आप हमें ना लाइन से एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे एक वीडियो शॉर्ट बना दें या एक वीडियो लॉन्ग बना दें, जिससे कि हम उस वीडियो के बारे में देख सकें, जान सकें। सॉरी गाइज़, अभी फ़िलहाल के लिए लाइट चली गई है क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर हुआ है। 10 दिन से यहाँ पर टाइम से लाइट भी नहीं है, हवाएं बहुत ही तेज़ चल रही हैं, इसीलिए आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी तो मैं जितनी मांगूँ उतनी कम है, लेकिन थोड़ी भी माफ़ी मांगूंगी क्योंकि ये भी एक नेचर है और नेचर से हमें प्यार करना चाहिए। तो देखिए, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ़िलहाल के लिए हमें आयुर्वेद पर फोकस करना है, तो हम आयुर्वेद पर ही फोकस करेंगे। आप लोगों को बैकग्राउंड में गाड़ी की भी आवाज़ आ रही होगी और मेरे खिड़की के खुलने बंद होने की भी आवाज़ आ रही है। खैर, बंद तो कर दिया है, बट नेचर है, क्या कर सकते हैं। और अभी मैं जिस क्लासरूम में बैठी हूँ, जिस रूम में बैठी हूँ, मेरे स्टूडेंट ऑलमोस्ट अभी के लिए चले गए हैं। फ़िलहाल अभी मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ रहे हैं अपना, और मैंने सोचा उन्हीं को मैं कंपनी देते हुए एक आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूं।
स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियाँ। ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं जैसे कि इमरजेंसी होती है, किसी के हाथ पैर टूट गए तो आप उसे किस तरीके से लेकर जा सकते हैं हॉस्पिटल। से हम नॉर्मली कह सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या किसी को कोई कीड़ा काट ले तो उसमें क्या होना चाहिए। इसी तरीके से जिसको अगर सांस की दिक्कत हो उसके लिए, किसी को मिर्गी की दिक्कत होने लगे अचानक से, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बारे में फिर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, आयुर्वेद के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि इस लेसन में, सॉरी इस बुक में इतना अच्छा चैप्टर इस चीज़ का है। देखिए, बच्चों तथा महिलाओं के लिए, आप समझ रहे हैं, ये सारी नॉलेज, ये नॉलेज है भाई। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक मेडिकल हैं या मेडिकल फील्ड में हैं तभी आप इसका इस्तेमाल करें। ये एक नॉलेज है। ये नॉलेज बेसिकली सबके पास होना चाहिए कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन आपके घर में कोई भी है, आपके घर में महिला है, प्रेग्नेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का टीका, किस टाइप का इंजेक्शन, वैक्सीनेशन आपको कब कब, वुमेन में साथ ही साथ बेबी में, दोनों में कब कब देना है, कब कब लगवाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। किस महीने में, किस उम्र पर, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अभी मेरे पास, अगर आप एक वुमेन हैं देख रही हैं, तब भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के लिए, हमें अपने लिए थोड़ा बहुत खुद ही नॉलेज पता होना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से आपको नॉलेज देखने को मिलेंगे, बट नॉलेज वही लें जो कि नॉलेज वाली चीज़ें हों। ये नहीं कि कुछ भी आप इस्तेमाल कर लें। कोई भी जानकारी यूट्यूब पर हो या सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हो, बहुत सी वीडियो पर आप देखते होंगे, बहुत सी अलग अलग लोग ज्ञान देने के लिए चले जाते हैं। भाई वो ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी तरफ नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर देखें, बच्चों में दी जाने वाली दवाओं की मात्रा, ड्रग्स ऑफ डोज। बच्चों में जो हम डोज देते हैं, बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से डोज दे सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें बच्चों की डोज किस तरीके से देने चाहिए। बच्चों की डोज में फ़िलहाल थोड़ा बहुत बता दूं कि बच्चों के डोज में उनके वेट को देखा जाता है, एज को देखा जाता है, फिर कितने ml, कितने ग्राम पर, ये सारी चीज़ें देखकर तभी दी जाती है मेडिसिन। वो बात अलग है कि माएँ होती हैं, वो पिलाते पिलाते, दवाइयाँ खिलाते खिलाते जान जाती हैं। वो खुद ही कहती हैं हाँ भैया हम अपने बच्चे को आधा ढक्कन दवा देते हैं, और कितनी माएँ कहती हैं भैया हम फुल ढक्कन देते हैं। वो बात अलग है, वो माँओं का नॉलेज है, वो माँओं की पावर है, उनकी बात अलग ही है। और एज ए डॉक्टर, अगर आपसे एज ए मेडिकल में या फील्ड में आप हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो ये आपके पास नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर तो ये है कि बच्चों में दी जाने वाली ये मात्राएं किस तरीके से आपको देनी है। देखिए, यहीं पर ये भी है, बच्चों में दी जाने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। पिक्का, जैसे कि मिट्टी बच्चे खाते हैं, उनमें कौन सी दवाई दी जाती है। इसी तरीके से डायरिया बच्चों में हो जाए, पेन एब्डोमेन, पेट में यानी कि दर्द बच्चों पे होने लगे, मम्स जानते होंगे, गलसुआ, जो बच्चों के एक तरफ गाल सूज जाता है कान तक, बहुत ज़्यादा बच्चों में दिक्कत होती है। ये बड़ों में भी दिक्कत हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए। बच्चों में हो जाए तो क्या करें, बच्चों में काली खांसी हो जाए तो क्या करें, नॉर्मल खांसी जुकाम हो जाए, मलेरिया, खसरा, ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए भी इसमें है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ एक बच्चों के लिए भी वीडियो बनाने वाली हूँ। इसी बुक को मैं कोई भी ऐसा झूठा नहीं दिखाऊंगी। देखिए, यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत से लोग अलग अलग तरीके से वीडियो दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादातर सभी लोग भैया इसी तरीके से बुक लेते हैं, यही बुक से ही अलग अलग तरीके से लोग वीडियो बताते हैं कि भाई बच्चों में ये दिक्कत हो जाए तो ऐसा खिलाओ, वैसा पिलाओ। बट मैं आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगी। मैं इसी बुक को ही आपके सामने एक एक पन्ना पलट पलट कर पढ़ाऊँगी, और अगर आप लोगों ने तब भी ना पढ़ा तो चपेड़ लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर आ गया हमारा जर्नल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखते हैं यहाँ पर, ये है जर्नल, जैसे कि बताया कि
पट्टी हमें किस तरीके से बांधना चाहिए, किस तरीके से हमें ऑक्सीजन देनी चाहिए, एनीमिया क्या है एनीमा किस तरीके से देना चाहिए, इसी तरीके से हमें इंजेक्शन किस तरीके से लगाना चाहिए इंट्रामस्कुलर में, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इंट्रावेनस में किस तरीके से आरा स्ट्रेथोस्कोप किस तरीके से हमें किस तरीके से हमें इसका यूज करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, स्टेथोस्कोप आप लोगों ने कितनी बार या किसने अभी जो वीडियो मेरी देख रहे हैं किसको आता है यूज करना परफेक्ट तरीके से, कमेंट्स में मुझे बताना। और आता है या नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। हमें टाँके, छोटे मोटे टाँके, ये नहीं कि आप अगर एक फार्मासिस्ट हैं या एक नर्सिंग में हैं तो बहुत बड़े बड़े टाँके लगाना शुरू कर दें। ये छोटे मोटे टाँके के लिए, जैसे कि छोटी सी उंगली में यहाँ कहीं कट लग गया, इमरजेंसी, खून निकले ही जा रहा है, कहीं नहीं, किसी को नहीं, आपको खुद ही, आप कहीं पर गए हैं, रास्ते में हैं और आपको कहीं टाँका लग गया, सॉरी कहीं पर आपको कोई जख्म हो गया, खून बह रहा है, तो टाँका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन फैलेगा। तो आप फ़िलहाल अपने लिए या अपने दोस्त को किस तरीके से उसकी जान बचा सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर है जो कि बहुत ही अच्छी हैं। रक्तचाप मापना, वही ब्लड प्रेशर किस तरीके से हमें देखना चाहिए। बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि आजकल डिजिटल चल गया है, डिजिटल ब्लड प्रेशर बहुत ही आसान हो गया है। बट मैं ये कहूँगी कि जितना मरकरी वाला होता है ब्लड प्रेशर के लिए मापा जा सकता है उसमें, उतना आजकल जो डिजिटल चल गया है मुझे नहीं समझ में आता है। उसकी बैटरी थोड़ी सी कम हो जाए तो वो ऊपर नीचे होने लगता है। ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं 2 से 3 बार चेक करो तब ही उसमें क्लियर आता है। अब पता नहीं आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आप स्टूडेंट को पढ़ाती हैं, आप ट्यूशन क्लासेस देती हैं, तो आप क्यों अपने स्टूडेंट को दोस्त कहती हैं। देखिए मेरे पास, मैं शुरू से बच्चों को, मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये फील्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और टीचिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट टीचिंग में ये नहीं है कि बड़े ही बच्चे, जो नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं, जो ABCD वाले भी, उन्हें भी मुझे पढ़ाना काफ़ी पसंद है। ऑलमोस्ट मतलब मुझे टीचिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर मेरे पास इसमें से दोस्त भी बनते हैं ना, स्टूडेंट ही बनते हैं, जो बच्चे होते हैं 13 साल 14 साल में, 1 घंटा उनके पास, 5 से 10 मिनट भी, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो भी मेरे पास दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई, थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को पका दिया, सॉरी गाइस। तो संक्षिप्त शब्दावली इसे हटाते हैं हम, इन सभी को हटाते हुए चलते हैं आगे की तरफ। आ गया हमारा डेस्टिनेशन, जी हाँ, आ गया हमारा डेस्टिनेशन भैया। ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो लंबी होती जाएगी। अगर कहीं बीच में वीडियो मेरी कट गई या वीडियो मेरी रुक गई, तो उसके लिए मैं अभी से बता दूं ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा, चलिए लाइट आ गई, वही मैं बोलने वाली थी कि लाइट भी नहीं है, मेरा मोबाइल रिचार्ज भी नहीं है, मोबाइल चार्ज भी नहीं है, तो इसलिए भी ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे मोबाइल में उसका पेट थोड़ा सा छोटू सा है, तो इसीलिए जब उसका पेट भर जाएगा तो वीडियो अपने आप ही रुक जाएगी। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश पूरी करूँगी। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे कहा था कि अगर आप हमें बुक की वीडियो बनाएंगे तो 2-3 घंटे की वीडियो बना देना। हो, 2-3 घंटे की तो वीडियो बेटा नहीं बन पाएगी, लेकिन आज कोशिश करूँगी कि आधे घंटे की तो बन ही जाए। तो ये देखें, आयुर्वेदिक उपचार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रही हूँ, हो गया है जूम। जैसे कि ये दिख रहा है फीवर, बुखार। अब बुखार में आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं, देखिए महासुदर्शन चूर्ण
महासुदर्शन चूर्ण क्या है और महासुदर्शन चूर्ण के बारे में आप कितना ज़्यादा जानते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक बुक लेकर आने वाली हूँ जो कि आज की नहीं है, वो हज़ारों साल पुरानी बुक कह सकते हैं कि है। उसके अंदर जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आज कोई भी नॉर्मली कोई भी जितने भी आयुर्वेदिक के कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक के बारे में जानते हैं, आयुर्वेदिक का ज्ञान जानते हैं, लेकिन उस बुक में जो ज्ञान है वो कोई नहीं देगा आपको। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को वो वीडियो और उसके हर एक चैप्टर को दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी वो कितनी भारी और कितनी मोटी बुक है। फ़िलहाल देखिए, बुखार के लिए आप महासुदर्शन चूर्ण, सर्वराज्य हर लौह, अच्छा इसकी जगह पर आप लौह भस्म भी दे सकते हैं, गोदंती भस्म, इन सबको या आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। मैं आपको इसीलिए कुछ मिनट के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में आप अपने घर में इस बुक को पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं करके एक एक करके चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप लोगों ने बुखार के बारे में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सर्दी जुखाम कॉमन कोल्ड। अच्छा, हम वैसे तो नॉर्मली एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो नॉर्मली पीसीएम ले सकते हैं, यानी कि पैरासीटामोल ले लेंगे। हमारे नॉर्मली सर्दी जुखाम हमारा बुखार जो होगा नॉर्मली ठीक हो सकता है, ठीक हो भी जाता है। बट यहाँ पर है ये आयुर्वेदिक अगर एक बार आप ये सारी चीज़ें बुखार जुखाम आयुर्वेदिक इसके बारे में जान जाएंगे ना तो बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी कि वो ना एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयाँ खाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि भैया हम अंग्रेजी नहीं खाते, हम तो यही घास फूस से ही काम चला लेते हैं। तो लोग उनको हंस देते हैं, सीनियर सिटीजन को कहते हैं कि जिन्हें ओल्ड कहते हैं कि ओल्ड लोग हैं, लोग हंस देते हैं, लेकिन मैं नहीं हंसती। उनकी कभी बातें सुनो जो कहते हैं ना कि हम घास फूस से काम चला लेते हैं, उनकी कभी बातें सुनो। ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे ना जो कि आज तक आपको पता नहीं होगी। और आपको चाहिए जितने सीनियर सिटीजन हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ ख़ास बात है, कुछ जानता है, तो आप ज़रूर उसके पास बैठें, उससे नॉलेज लें। एक कॉपी और एक कलम यानी कि पेन और कॉपी अपने साथ लेके घूमा करें, छोटी सी डायरी और पेन। कुछ कोई नया ज्ञान दे रहा है, आपको लग रहा है हाँ यार ये कुछ नया है, आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना है, तो आपको चाहिए कि उसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने से ये होगा ना कि वो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप अपनी ही भाषा में नोट डाउन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर एक अंडरलाइन करें, कुछ अलग सा नाम लिखें, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा। कि वो कभी आपकी जब एज होगी, आप जब बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी शादी होगी, तो आप उसे देखेंगे ना तो आप कहेंगे ओह ये मैंने उस टाइम पर मैंने इसे नोट डाउन किया था। और आप उसे देख कर ना वो मोमेंट याद करेंगे, उस पल को खुश होंगे और हंसेंगे, खुद मुस्कुराएंगे। और उस इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आप उस चीज़ को आप अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन अपने बच्चों को बताएंगे। कितना ज़रूरी है। हम लोग पहले की चीज़ें, पहले की बातें, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग की बातें थी वो हम भूलते जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे भूलते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी उन्हें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो शहर में रह रहे हैं कि अगर उन्हें नॉर्मली उसका आम की जो पत्ती होती है उन्हें दिखा दो, छोटी छोटी पत्तियाँ दिखा दो तो वो नहीं समझ पाएंगे। नीम की पत्तियाँ लोग बच्चे देख नहीं पाते हैं, वो नहीं पहचान पाते हैं। वो बात अलग है कि हम मोबाइल पर देख लेते हैं, वो अलग है, लेकिन सामने से देखना वो बात ही अलग है। तो आप लोगों ने सर्दी बुखार के लिए भी देख लिया होगा। अच्छा, इसमें से कुछ मेडिसिन के बारे में आप नहीं समझ पाएँ या आप नहीं जान पाएँ तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो तीसरा देखिए,
श्वासनी शोथ क्या होता है? श्वासनी शोथ आप जानते होंगे बच्चों। और देखिए यहाँ पर लिखा है वयस्क हेतु, मतलब कि ये जो डोज है लिखी, ये अडल्ट के लिए है। यहाँ पर आपको मिलेगा वयस्क हेतु, वहाँ पर आपको मिलेगा वयस्क हेतु। ये सारे अडल्ट डोज में हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पुराने डोज, सॉरी, जो बच्चों के डोज में हो। जी ये ले जाइए, जी ले जाइए। तो देखते हैं बच्चों कि आप इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। हाँ बेटा आप जा सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ, अच्छा ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया है? ओके ओके ओके, पहले से दे दिया स्ट्रिक्ट केस। ओहो, थैंक यू सो मच। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आपके पास पीडीएफ आ जाता तभी आप, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके बाय। तो सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब थोड़ा सा कर दी थी। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये आ गया हमारा, देखिए ये यहाँ पर श्वसनी शोथ में थोड़ी सी मेडिसिन और भी है ऐड। ये आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं बेटा, ज़्यादा जूम हो गया है। आपके यहाँ पर आ गया नलियों में, श्वास नलियों में फैलाव। जो एक आयुर्वेदिक बच्चा होगा, जो आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर पर होगा या मेडिकल स्टोर पर रहता होगा, या आप मेडिकल लाइन में हैं, आयुर्वेद का आपको ज्ञान है, तो आपको ये वीडियो बेहद पसंद आने वाली है, मुझे पता है। अच्छा देखिए ये यहाँ पर, देखिए यहाँ से हमने जितनी भी चीज़ें देखी ना, यहाँ से बुखार हो गया, सर्दी जुकाम सारा, यहाँ पर भी श्वास नली की बात हो रही है, यहाँ पर भी श्वास नली के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी श्वास नली के ही बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बच्चों देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ एक बात और बता दूं कि देखिए इस वीडियो को ज़रूरी नहीं है कि एक मेडिकल स्टूडेंट ही देखता होगा, बहुत से नॉर्मल लोग भी, आम लोग भी इसको देख रहे होंगे। तो आपको बता दें, आम जो भी जनता देख रही है, जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है। डॉक्टर के पास जाएं, आप अपनी बीमारी बताएं, अपने डॉक्टर से जितनी भी आपको दिक्कतें होती हैं, छोटी से छोटी सारी चीज़ें बताएं, तभी आप वो जो दवा देंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि तभी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप खुद से घर में डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि जान बहुत ही ज़्यादा कीमती है। हमें एक ही जान मिलती है, हमारी एक ही लाइफ है, और इस एक लाइफ को यूं ही भी ना बर्बाद करें। अपनी लाइफ की कीमत समझें, क्योंकि आप अपनी लाइफ की कीमत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपसे भी है कोई ना कोई प्यार करने वाला। आप किसी को भी ना देखो एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आपके दोस्त यार हैं, कितना ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं। तो एक लाइफ है, उसे देखें, ऐसे बिल्कुल भी डॉक्टर ना बना करें। देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुद दवाइयाँ खा लेते हैं, उनकी जान चली जाती है ना। तो ऐसा प्यारे दोस्तों बिल्कुल ना करें। देखिए फेफड़ों में सूजन के लिए कौन कौन सी दवा है, साथ ही साथ कितना ग्राम है, यहाँ पर खांसी, निगलने में किसी को कठिनाई हो रही हो, नक्सीर, तो अब हम बढ़ते हैं एक मेन टॉपिक पर, जो कि है, बहुत से लोग पूछते हैं, कहते हैं, अच्छा अभी हमने जो फीवर के बारे में बात करी,
तो अब हम ये यहाँ पर आ जाते हैं इसी लेसन में। देखिए इसी बुक का, ये जो बुक है इसी बुक का मैं फर्स्ट आज आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, भूख न लगना। देखिए भूख न लगने के बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो कि यहाँ पर कारण दिए गए हैं। क्या क्या कारण होते हैं? जैसे कि आपको एनीमिया की कमी है, आपको पेट में दर्द है, तब भी आपको पेट में कीड़े हैं, लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, आप हद से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, या टेंशन आपको बहुत ज़्यादा रहती है, तब भी आपको भूख नहीं लगेगी। या आप किसी बीमारी से उठे हैं, बहुत दिनों से कोई भी बीमारी हो किसी को, उसकी वजह से भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ भूख किस वजह से नहीं लगती इसके बारे में दे रखे हैं। इस बुक में आपको अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे कि जिसको भूख ना लगती हो कि क्या क्या तरीके हैं खाने के। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जी घबराना, उल्टी आना, नोज़िया वॉमिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, नोज़िया वॉमिटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मेडिसिन के बारे में ज्ञान दिया गया है, जो भी नॉलेज दी गई है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी दवाइयाँ हैं। नॉर्मल दवाइयों, ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो आसानी से आपकी ज़बान पर रट उठेगी। तो मैं 5-5 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए उसको से दिखाती चलूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट पढ़ सकते हैं कि नोज़िया वॉमिटिंग में किस तरीके की ट्रीटमेंट होती है। तो देख सकते हैं किस तरीके का ट्रीटमेंट है, आप अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। थोड़ा सा अब हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो यहाँ पर भी आपको ट्रीटमेंट ही नज़र आ रहा होगा। देखिए इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आपके पास ये बुक नहीं है या आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, आपके पास पैसे नहीं हैं या फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या आप अभी लेना नहीं चाहते हैं, कोई भी A to Z आपके पास कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस बुक को ऑनलाइन मेरे ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे बुक ले लेनी है। देखिए आपको पूरा फील होगा कि हाँ भाई हमारे पास बुक सामने ही है। देखिए यहाँ पर है कि प्रेगनेंसी में अगर नोज़िया वॉमिटिंग हो रही हो तो उसका अलग उपचार है। यहाँ पर वो था कि जो नॉर्मली वॉमिटिंग नोज़िया होती है, कभी हम घूमने गए, ट्रैवलिंग में होने लगती है, सिकनेस हो जाती है, उसमें है ये प्रॉब्लम। बट यहाँ पर प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए वो इसके लिए यहाँ पर दी गई है। और ये यहाँ भी है, देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस बुक में मेंशन दिया गया है कब्ज़ के बारे में कि कब्ज़ कैसे होती है, क्या कारण होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम देखिए किसी भी दवा के बारे में जानते हैं या किसी भी दवा के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उससे पहले हमें ना मर्ज़ के बारे में, डिजीज़, बीमारियों के बारे में जानना होता है। जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई ये बीमारी है तो बीमारी है क्यों। जैसे सपोज करें एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम बुखार का। अगर बुखार है, भाई उसे बुखार आया, चलो हम पैरासीटामोल दे दिए, ठीक है, पैरासीटामोल दे दिया गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर एक कोई अच्छा डॉक्टर होगा, MBBS डॉक्टर, पहले ये देखेंगे भाई बुखार आया किस लिए है, बुखार की वजह क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। बुखार की क्या वजह है, तो पहले वो ये पूछेगा भाई क्या तुम्हें फील हो रहा है, कितने दिन से बुखार आ रहा है। डॉक्टर यही पूछेगा ना, कितने दिनों से बुखार आ रहा है, बुखार में आपको ठंड तो नहीं लग रही है, बुखार में आपके दांत तो नहीं काँप रहे हैं, आपको जूड़ी ऐसी महसूस तो नहीं हो रही है, या आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक डॉक्टर यही कंसल्ट करेगा भाई इसे बुखार कौन सा है, इसे टाइफाइड तो नहीं हो गया है, मलेरिया तो नहीं हो गया है, या डेंगू हो गया है, या एक नॉर्मल वायरल फीवर है।
ये सारे जानने के बाद ही हम दवा देंगे ना। तो डायग्नोसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है मैम आप इतनी देर से बोले जा रही हैं, आपका गला नहीं सूख रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये मेरी आदत हो चुकी है बोलने की। इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलती रहती हूँ। चिल्लाना, बातें करना तो आदत हो गई है, अभी हैबिट है इतनी। यहाँ पर ट्रीटमेंट था, किसका था? कब्ज़ के बारे में यहाँ पर ट्रीटमेंट था। अच्छा देखिए, अब नीचे यहाँ पर आ गया है बच्चों डायरिया। डायरिया किस वजह से होती है, डायरिया के क्या कारण होते हैं, और किस एज में डायरिया सबसे ज़्यादा होती है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। वैसे तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि डायरिया बूढ़े लोगों में, साथ ही साथ बच्चों में बेहद ज़्यादा कॉमन होती है। जो जवान होते हैं से 22, 23, 20 साल के, इनको डायरिया बहुत कम होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें डायरिया होता है। और पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले के लोग डायरिया से ही, जिसे अतिसार कहते थे, डायरिया से ही ख़त्म हो जाते, डायरिया से ही उनकी डेथ हो जाती थी। सोचो, उस टाइम पे दवाइयाँ नहीं थी, डायरिया की वजह से काफ़ी लोगों की जान जाती थी। अब तकनीक इतना आगे आ गया है, इतना हम लोगों ने दवाइयों के बारे में, हर चीज़ के बारे में इतना हम तकनीकी से आगे आ गए हैं कि अब ये सारी डायरिया हो गया, जिसे अतिसार कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ये कॉमन डिजीज़ में आने लगी है। देखिए यहाँ पर किस वजह से होती है, कब्ज की वजह से भी होती है, ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से भी होती है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपका, आपका वज़न कम हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होने लगेगी। ये सारी भी डिजीज़ डायरिया में, ये सारी सिम्टम आपको दिखने लगेंगे डायरिया में। क्या क्या आपको करना चाहिए डायरिया में? सबसे पहले किसी को भी डायरिया हो तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि उसे इलेक्ट्रॉल से कहते हैं, इलेक्ट्रॉल ज़रूर आपको पिलाएं। अगर नहीं है घर में तो आप चाहें थोड़ा सा नमक चीनी मिलाकर उसे पानी में, और पानी ये नहीं कि पानी कोई भी आप नल से पानी ले आएँ, बेहतर ये है कि आप उस पानी को पहले उबालें, उस पानी को ठंडा करें, फिर उसमें ऐड करके पिलाएं। अभी आप लोगों ने फ़िलहाल अभी एक न्यूज़ देखी होगी कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रॉल की वजह से एक की जान चली गई। सोचो उस बच्चे ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉल पिया है। क्या ORS का घोल ही तो कहते हैं ना उसे, ORS का घोल पीने से बच्चा कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे डेथ हो सकती है। तो लोग ये तो जान गए कि हाँ भैया डायरिया हो गया, हमें इलेक्ट्रॉल पीना चाहिए। इलेक्ट्रॉल लेकिन पीना कैसे है, क्या उसकी डोज है, उसकी सही डोज जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपको अगर सही डोज नहीं पता है तो चाहिए कि भाई कोई भी आप पैकेट लेंगे, आप ग्लूकोन-डी देख सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, या आजकल एनर्जल चल रहा है उसे आप दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें बाकायदा मेंशन किया गया रहता है कि आप इतने लीटर पानी में इतना चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं और किस तरीके का आपको पानी लेना है। अगर आपको जनरली नॉर्मली अगर आपको उबला पानी उस वक्त फ़िलहाल नहीं आप उबाल पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल या जाकर आप 10 रुपये 20 रुपये वाली जो बोतल मिलती है आप बिसलेरी की ले सकते हैं, उसमें ऐड करके आप पी लें। लेकिन नल का पानी आप डायरेक्ट ला रहे हैं, पी रहे हैं, ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर आपको समझानी चाहिए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायरिया ही था। नेक्स्ट था हमारा, ये आ गया है निगलने में कठिनाई। जैसे कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि निगलने में कठिनाई उन्होंने, जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाते हैं जैसे लगता है कुछ अटका है, खाना खाने के बाद भी उन्हें लगता है कि कुछ अटका है। यूजुअली ज़्यादातर ना इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, गलसुआ की वजह से भी हो जाता है। ये थायराइड जिसके अंदर बढ़ता है ना, थायराइड की प्रॉब्लम उसको भी होती है। और नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ना ज़ुकाम होने लगता है, कोल्ड, तब भी ऐसा लगता है खराश टाइप में, तब भी ये दिक्कत होने लगती है, निगलने में कठिनाई। तो यहाँ पर उसके किस तरीके से क्या क्या टाइप्स हैं। निगलने में जब कठिनाई होगी तो ये जो गर्दन आपको दिख रही है यहाँ पर सूजन होने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगेगा। इनफैक्ट धीरे धीरे पानी भी जब पियेंगे तब भी आपको दर्द होने लगेगा। ये सारी दिक्कतें
होने लगती हैं। यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दिया गया है कि आपको किस तरीके से ये दिक्कत हो रही हो तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको नेक्स्ट इसमें बात हो रखी है हिचकी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। 1 से 2 बार हिचकी नॉर्मल है, दिन भर में 4 से 5 बार आएगी नॉर्मल है। लेकिन बहुत से दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हिचकी आती ही रहती है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। तो उनका क्या उपाय है? ये बीमारी है। लोग तो हंस देते हैं, भाई उसे हिचकी आ रही है, लेकिन उससे पूछो ना कि उसको हिचकी आ रही है, उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने में, पानी पीने में कितनी ज़्यादा उसे दिक्कत हो रही है। तो देखिए, हिचकी आने के बहुत से होते हैं। खाना ज़्यादा खा लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेना, ज़्यादा स्पाइसी खा लेना, इन सब से भी, स्मोकिंग ज़्यादा करना, इन सब की वजह से भी हिचकी आती है। कभी कभी कब्ज बनने लगती है, उससे भी हिचकी आती है। तो ये सारी कुछ मेडिसिन है जो कि हिचकी के लिए हैं। लेकिन अब बहुत से बच्चे कहेंगे कुछ नहीं, जिसको भी हिचकी आ रही हो उसको अचानक से डरा दो, वो डर जाएगा, उसे चौंका दो, वो चौंक जाएगा और उसकी हिचकी बंद हो जाएगी। अच्छा, कमेंट्स में बताएं कि बहुत से बच्चे, कौन कौन बच्चे मेरे इस जवाब से ये वाला उपचार, ये ट्रीटमेंट किस किस को पसंद है। तो देखो, नेक्स्ट आ गया पीलिया, जो कि अब ये मौसम शुरू ही हो जाएगा, बस जून जुलाई के बाद से ही। जुलाई से स्टार्ट हो जाता है पीलिया। बहुत ही ज़्यादा जॉन्डिस की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि लोग खट्टा खाने लगते हैं। सबसे पहले ये न देखें, जिसको भी पीलिया की दिक्कत होने लगी, सबसे पहले आजकल हम लोग फ्रिज का पानी पीना शुरू कर दिए हैं। चाहिए कि घर में एक मटका घड़ा ज़रूर रखें, उसका पानी पिएं सुबह सुबह। आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा, जैसे बारिश का मौसम शुरू हो जाए तो थोड़ी सी खट्टी चीज़ें, अचार, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करने लगें। बेहतर हो सके गन्ने का जूस पिएं। इन सब से पीलिया बहुत ही ज़्यादा हद तक कम रहता है। पीलिया होता है किस लिए? बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीलिया की दिक्कत हो जाती है। और पीलिया होना नॉर्मल है। पीलिया जिसको भी होता है नॉर्मल है कि उसकी पूरी स्किन, आँखें सारी पीली हो जाती हैं। भैया बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई तो सारी बॉडी ही उसकी पीली हो जाएगी। ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बहुत से ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट दिए गए हैं, कुछ डाइट दी गई हैं कि किस तरीके से डाइट है। डाइट में जैसे कि मैंने बताया वो सारी डाइट दी गई है। अल्कोहल भी आपको नहीं ही पीना है। ये नहीं कि पी लिया हुई है, नहीं भैया थोड़ा सा एक टिका लेते हैं। ये आ गया यकृत शोथ, जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट को पता है कि हेपेटाइटिस कितने तरीके की होती है? ये 9th क्लास से आप लोग जानते होंगे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8th में से भी जानते होंगे, बट 9th में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। हेपेटाइटिस होती है कितने तरीके बच्चों? हेपेटाइटिस होती है 3 तरीके की ना, बट 3 नहीं। हेपेटाइटिस कितने तरीके की होती है? हेपेटाइटिस होती है 5 तरीके की। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इन तीनों में क्या फ़र्क है, क्या नहीं फ़र्क है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली हेपेटाइटिस ए, बी ही ज़्यादातर चलता है, सबको पता है, बट सारे कॉमन प्रॉब्लम हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा जलोदर। जिसको जलोदर किसे कहते हैं? जलोदर वो होता है जिसके पेट में पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए पेट है, इसमें कितना ज़्यादा पानी है ना, जलोदर, पानी बढ़ता ही रहता है। ऐसे पेशेंट को कहते हैं जलोदर। भाई जलोदर होता किस लिए है? दोस्तों दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, चलिए नेक्स्ट, कृमि रोग। कृमि रोग क्या है? आंतों में आंतों में जिसे कहते हैं केचुआ हो गया है, कीड़े,
वही है कृमि रोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। किस में? हमारे छोटे छोटे भाई बहनों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन है आंतों में कीड़े होना। आंतों में कीड़े होने से सबसे पहला कारण ये होता है कि आंतों में कीड़े होते हैं तो बच्चे भूख उन्हें लगती ही नहीं, वो खाना खाते ही नहीं हैं, कमज़ोर से होते चले जाएंगे। भाई खाना ही नहीं खाएंगे तो कमज़ोर होंगे ही होंगे, पूरा शरीर पीला पड़ता चला जाएगा, कोई कोई बिल्कुल हड्डे से हड्डी की तरह दिखने लगते हैं। तो माँ बाप कहते हैं लगता है इसके आंत में कीड़े हो गए हैं, पेट में, आंत पे नहीं बोलते, पेट में कहते हैं, पेट में कीड़े हो गए हैं, चलो लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर एक दवा देता है, कहता है कि लेकर जाओ, हफ्ते में 1 दिन खिलाओ। छोटा बच्चा रहेगा तो कहेंगे हफ्ते में 1 दिन ड्रॉप पिलाओ। बस आजकल तो खैर वो सिंगल डोज भी आने लगी है, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन के लिए ही, महीने में 1 दिन के लिए भी आने लगी है। अब मुझे बताना कि वो कौन सी डोज है, उसका क्या नाम है। चलिए ऑप्शन दे देती हूँ आप लोगों के लिए, वो रेंटक है या एल्बेंडाजोल है या पैरासीटामोल है। बहुत ही आसान ऑप्शन दिया है मैंने, बहुत ही इजी, आप बता सकते हैं, कमेंट में बताना ज़रूर। नेक्स्ट बच्चों, पेट में दर्द। देखिए ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा यूट्यूब पर। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अगर पेट को आपने ये 6 भाग में बांट दिया, सॉरी 9 भाग में, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 है ना, तो 3 3 3 9 हो गया। अगर आपने अपने पेट को इस 9 भाग में बांट दिया तो आप समझ जाएंगे कि आप कोई भी मरीज होगा तो उसके आप समझ सकते हैं कि भैया उसे क्या दिक्कत हो रही है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगी। बहुत ही नॉलेज वाला चैप्टर है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेट में उसको दर्द है, उल्टी है, क्या दिक्कत नहीं। अल्सर प्रॉब्लम, अल्सर बताइए, अल्सर किस लिए होता है? अल्सर ज़्यादा स्पाइसी खाने से अल्सर होता है, ये बात सही है। पेट में जलन, जिसे कहते हैं ना एसिडिटी हो जाना, कुछ इस तरीके की एसिडिटी नज़र आती है हमारे आमाशय में, ऐसे बबल्स उठते हैं। अच्छा, एसिडिटी होती है तो नॉर्मली हम क्या चीज़ खाते हैं, सॉरी क्या पीते हैं? सही पकड़े हैं, इनो ही पीते हैं, ज़्यादातर लोग इनो ही पीते हैं। लेकिन आपको बताऊं, अगर एसिडिटी हुई है, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप नॉर्मल सा कुछ नहीं, नींबू निचोड़े थोड़ा सा उसके अंदर, या 1 चुटकी सोडा आप पानी के साथ पी लें, आपकी एसिडिटी ठीक नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी शांत होगी। या कुछ नहीं है तो आप इलायची, हरी इलायची खाएँ, बहुत ही अच्छा इफेक्ट काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा अंडुकशोथ, अपेंडिक्स। नेक्स्ट में आया है मुखपका। मुखपका जानते होंगे दोस्तों, मुखपका क्या होता है? मुखपका होता है कि हमारे होठों के चारों तरफ फुंसी छोटी छोटी निकल आती है, उन्हें कहते हैं मुखपका। ये नॉर्मली बात बताएं तो ये होता है पेटों में घाव हो जाता है, सॉरी पेट में गर्मी की वजह से, या स्पाइसी हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं, मसाले वाली चीज़ें, तो इससे भी ये प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको नॉर्मली उपचार बताएं तो जब भी ये दिक्कत हो तो आप सौंफ का पानी या आप इलायची का पानी या गुलाब का शरबत आप पिएं, तो इससे ये सारी दिक्कत दूर होती है। और जब भी ये दिक्कत होती है तो डॉक्टर क्या देते हैं? बीकासिल कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया, खून कमी। नेक्स्ट आया हमारा बवासीर, पाइल्स, जिससे कि आजकल सभी लोग परेशान हैं। पाइल्स बताइएगा, बच्चों की पाइल्स कितने प्रकार की होती हैं? जी हाँ, पाइल्स 2 प्रकार की होती हैं। आप उसके नाम आप लोग बताएंगे। हैजा, जिसे क्या कहते हैं? कॉलरा, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका इलाज टाइम पे ना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाता है। देखिए बुक कितनी अच्छी है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी इसमें दी गई है। परिसंचरण तंत्र के रोग,
वायु संचरण तंत्र क्या होता है? हाँ, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, कार्डियोसेल्कुलर, यानी कि हृदय के बारे में। अब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सब के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि हृदय स्थूल मतलब दिल की धड़कन, इनके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से आपको हृदय गति रुकियाँ, यानी कि दिल की धड़कन, हार्ट बीट जब कम होती है, रुकने लगती है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, इसी में आपको बताया गया है निम्न रक्तचाप, यानी कि बीपी का लो होना। इसी में आपको एक और हाई ब्लड प्रेशर भी दिखाया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। कितनी अच्छी बुक है ना। अस्थमा। अच्छा, आप चाहें इसका पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमें पीडीएफ लिख देना, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आपको ये 300 रुपये 400 रुपये के अंदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अस्थमा की प्रॉब्लम, दमे की दिक्कत हो तो इसका भी ट्रीटमेंट है इसमें। अब यहाँ पर इस पार्ट में जितने भी फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फेफड़ों में सूजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आया हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के रोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तंत्रिका तंत्र के रोग में सर दर्द हो गया, या आधे सर में दर्द हो गया, पूरे सर में दर्द हो गया, या कभी कभी हाथों पैरों में भी खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है मांसपेशियों में, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। सर दर्द एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन किस वजह से होती है ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आँखों में दर्द, कानों में दर्द, दांत में दर्द की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर आपको इसके उपचार भी दिए गए हैं। ये देखिए, अर्धकपारी, अर्धकपारी यानी कि आधे सर में दर्द होना। देखा होगा आपने, अर्धकपारी यानी आँख के सामने आपको दर्द होता है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि भैया आँख फड़फड़ा रही है, आँख में दर्द हो रहा है, सिर्फ आँख पर ही दर्द होता है। तो उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये भी है इस बुक में। जिसको दौरे की दिक्कत हो, जिसको मिर्गी की दिक्कत हो, उसके बारे में भी दे रखा है। देखिए, इस बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा दिमागी आघात, यानी कि दिमाग पर कहीं पर भी चोट लग गई हो। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, जिस पार्ट में चोट लगी है वो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, तो ये भी इसमें देखने को मिलेगा इस बुक में आपको। अभी तक प्यारे दोस्तों मैंने इतना भी, देखिए ये अभी इतनी बुक रह गई है और 1 घंटा होने वाला है। देखते हैं आज इस बुक को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है, बट ये मेरा वादा है कि इस बुक को आज ही एक ही वीडियो में मैं पूरी तरीके से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नींद ना आना, लेकिन यहाँ पर नींद ना आने के लिए बहुत सी अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर बहुत सी ट्रीटमेंट भी बताई गई हैं, बट नींद की दवा कभी भी किसी भी बंदे को यूं ही नहीं बताना चाहिए। ना ही किसी भी एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी बंदे को ऐसे दवा दे दें जब तक वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन न लेकर आया हो। डॉक्टर का उस पर नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, तभी जाकर एक नींद की दवा देनी चाहिए पेशेंट को। सिर चकराना, वर्टिगो बहुत ही कॉमन है, वर्टिगो बहुत ही कॉमन है। सिर चकराना, वर्टिगो, सिर चकराना एक बहुत ज़्यादा एनीमिक कमी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, खून कम होना। साइटिका आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम चल रही है साइटिका। मुझे लगता है कि
आज के टाइम पे 10 में से 8 लोगों में ये दिक्कत है। इनफैक्ट अभी तक तो बहुत ही जो सीनियर सिटीजन और जो 50 पार कर देते थे, 60 साल 70 साल के लोग, उनमें ये दिक्कत होती थी। बट 18 साल 16 17 साल के अंदर भी मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम होने लगी है। क्या वजह है? एक्सरसाइज हमारा ना करना, डाइट हमारा अच्छे तरीके से ना लेना, हमेशा लेजी पोजीशन में पड़े ना रहना, ये सारी भी साइटिका की प्रॉब्लम होने लगी है। धूप में ना बैठना, विटामिन डी प्रॉब्लम ना लेना, विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो ना लेना, ये सारी प्रॉब्लम साइटिका के भी होने लगे हैं। दोस्तों अभी तक मैंने एक बार भी अपने मोबाइल को एक बार भी स्किप नहीं किया है, ना ही मैं आपको एडिट करके वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी हो जा रही है कि एडिट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ गया कंकाल तंत्र के रोग। ये देखिए, कंकाल तंत्र के रोग के मतलब क्या है कि जो हड्डियों में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें रीढ़ की हड्डी में, एड़ी में, रीढ़ की हड्डी कह रही हूँ, एड़ी में प्रॉब्लम, इसमें ये बताया गया है। हाँ, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में क्या दिक्कत होती है, पीठ की दर्द, इसके लिए है। ये L1 जो होता है हमारा, L1 L2, इसमें क्या प्रॉब्लम है इस बारे में बताई गई है। गर्दन ऐंठना, लोगों के कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्दन ऐंठती है, ज़्यादातर हफ्ते में 2 से 3 बार उनकी गर्दन ही ऐंठी रहती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस वजह से होती है, ये सबसे बड़ी कमी किसकी होती है बताइए मुझे दोस्तों। चलिए मैं बता देती हूँ, विटामिन B12 की वजह से ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। हाथ में मोच आ जाना, एड़ी में मोच आ जाना, उंगलियों में मोच आ जाना, हड्डी टूटी हुई देखिए किस तरीके से नज़र आती है, देखिए फ्रैक्चर आपको दिख रहा होगा टूटी हड्डी का। ये घर्षण कम हो जाना, जैसे लोग कहते हैं ना भैया ग्रीस कम हो गई है। ये फुसफुसी हड्डी जो कि एक वुमेन में बहुत ही कॉमन है। जब मोनोपोज की स्थिति आती है, मोनोपोज का टाइम आता है, तो कुछ औरतों की हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी के पेशेंट की भी हड्डी इतनी ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि अगर उनके हाथ भी लगा दो तो टूट सकती है, जिसको विटामिन डी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। अंगूठे में दर्द बहुत कॉमन है, अंगूठे में दर्द। मूत्र उत्सर्जन तंत्र के रोग, अब यूरिनरी, हाथ पैर में सूजन होना सबसे नॉर्मल कॉमन होता है। अगर किसी के हाथ पैर में सूजन हो जाती है, लोग कहते हैं कि भैया किडनी की दिक्कत तो नहीं है, है ना। इसमें इसके बारे में बताया गया है। बार बार पेशाब आना, अतिमूत्रता, ये भी आपको इसमें मिलेगी कॉमन प्रॉब्लम। पेशाब में खून आना, इसके बारे में बताया गया है। शिस्ट होना, शिस्ट यानी कि पथरी, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया गया है, पथरी होना, इसके बारे में बताया गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज का सेक्शन सिर्फ यहीं तक ख़त्म होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की ऑलमोस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें और के कौन कौन से पार्ट हैं मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर आपको मूत्रवाहिनी शूल यानी कि यूट्रस में कोलिन सूजन हो जाती है, इसमें भी यूट्रस में दर्द होना, पेन होना, पथरी हो जाती है, गुर्दे में पथरी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि ये भी एक किडनी का ही डिजीज़ है। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के रोग, ठीक है। मुझे बताइएगा कि ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, देखिए इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है इसमें, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में इतना जाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा
कि लोग इस बुक को इतनी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। मैं बता दूँ, इस बुक को लेने का ये फ़ायदा है कि आप लेंगे ना, इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, आपको सारी दवाइयाँ, सारी बीमारियाँ और किस तरीके की बीमारियाँ होती हैं, कैसे क्या सिम्टम होते हैं, कैसे क्या केसेस होते हैं, सारी की सारी आपको याद होती चली जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यूजुअली आपको ज़्यादातर ये ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑफलाइन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में इस हिस्से के बारे में। इसमें आपको आँखों के बारे में भी आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको हाँ आँखों के लिए मिलेगा, दांत के लिए, आपको प्रजनन के लिए यानी कि फ़ीमेल प्रॉब्लम के लिए भी आपको इसमें मिलेगा। अभी हमारा रह गया है हेयर के लिए, बालों का झड़ना, यहाँ तक कि हमारी स्किन के लिए भी इस पार्ट में है। लोग गोरे होना चाहते हैं, पिंपल से दूर होना चाहते हैं, इसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम मिलने वाली है। गोरे होने के लिए आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मोटे होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। देखिए, आपको जनरली इस तरफ इंडेक्स में हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमने कुछ यहाँ तक पढ़ा है ना। अभी देखिए, हमें दांत के लिए, कान नाक के लिए भी मिलेगा, है ना। आँखों के रोग के बारे में, मानसिक रोग के बारे में भी हमें मिलेगा, मेंटल हेल्थ। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे महिला प्रजनन तंत्र के रोग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्वचा संस्थान के रोग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग, जो कि वायरल जो होते हैं, क्योंकि आते तो बहुत तेज़ हैं, जिनका अगर हम इलाज ना करें तो जान भी चली जा सकती है मरीज की। स्वास्थ्य के संबंधी आपातकालीन स्थितियाँ, इसमें क्या होगा, जैसे कि कुत्ता काटना, तो उसमें हम फ़िलहाल के लिए जब तक हम मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तब तक क्या कर सकते हैं। जलन हो रही हो, बिच्छू का काटना, सांप का काटना, सांस लेने में दिक्कत होती हो, नीली त्वचा पड़ जाना, ऐसी सारी चीज़ें, मरीज़ जल गया हो, मिट्टी का तेल पड़ गया हो, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्या आ गया, जर्नल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए, प्रैक्टिशियन के लिए उपयोगी सभी प्रोसीजर्स। अभी आप लोग कहेंगे कि आपको खुद ही नहीं पढ़ना आ रहा है। देखिए, पढ़ने की बात नहीं है कि मैं आप लोगों को नॉर्मली मैं मोबाइल में ही देखकर पढ़ रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही दिनों से आँखों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पानी आ रहा है आँखों से, इसलिए थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है। बहुत जल्द तो इसका भी ट्रीटमेंट मुझे करवाना है, बहुत जल्द मैं ट्रीटमेंट, अभी फ़िलहाल इसका मैं खुद कर रही हूँ, देसी दवाइयाँ, कुछ देसी नुस्खे ट्राई कर रही हूँ। आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कौन कौन से नुस्खे हैं जो कि ट्राई कर रही हूँ, और बेहद काफ़ी हद तक इसमें मुझे आराम भी मिल चुका है। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 10 में से 80%, 100 में से 80% तक मुझे आराम हो चुका है। अब कुछ, लेकिन ये है, कुछ प्रॉब्लम रह गई है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ये संक्षिप्त शब्दावली। ये है आयुर्वेदिक उपचार, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आप नहीं कहेंगे कि हमें आपने नहीं पढ़ाया है, तो हमें इतना बस पढ़ना रह गया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो पढ़ लिया है, तो 13 हो रह गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो यहीं तक थी। बुक हमने कर दी है क्लोज़, वीडियो भी जाने वाली है क्लोज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। आप लोगों के साथ लगातार 1 घंटे से बातें करते 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 अब ऑलमोस्ट मेरी आवाज़ पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, मैं भी पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। कल मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें, लोगों का ख्याल रखते रहें, उनकी केयर करते रहें,
और अपनी भी केयर करें, अपने माँ बाप की केयर करें। और आप भी अगर मेरी तरीके से मेडिकल फील्ड के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, तो मेरी वीडियो को इस तरीके से देखते रहें। अच्छा, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो कि होने वाली है स्किन केयर प्रोडक्ट, वो भी फार्मेसी प्रोडक्ट, फार्मेसी स्किन केयर प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। बट अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना, तो आप ये जो नॉर्मली फेस वॉश होते हैं या नॉर्मली आप स्किन केयर करते हैं, उन्हें आप करना छोड़ देंगे। वो एक नॉर्मली फार्मासिस्ट के प्रोडक्ट होंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं ये कहूँगी आप ज़रूर करें उसका इस्तेमाल। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। बट मैं कहूँगी 50-50 रुपये के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाते हैं, आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने मिनिमलिस्ट पर और एक डर्माको पर वीडियो बना रखा है, आप उसे भी जाकर दे सकते हैं। फार्मेसी स्किन केयर प्रोडक्ट पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाली हूँ। अच्छा, वुमेंस में किस तरीके का डिस्चार्ज होता है और किस डिस्चार्ज से क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ये सारी प्रॉब्लम जानने के लिए आप अभी फ़िलहाल इस वीडियो से पहले आप देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, कल ही परसों में वीडियो अपलोड किया था, आप उसे जाकर देखिए। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से, किस डिस्चार्ज से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए डेंजर है या हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, आप अपनी मैडम को गुड बाय कहें। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर। तो भाई वीडियो बंद करके जाना, ठीक है। चलिए बच्चों, चलते हैं।